ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग। नमस्कार, भूपेश आनंद आपके सामने। फ्रेंड्स, टुडे आई विल बी गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग नेम्ड एज हेज फंड्स। हम कर रहे हैं इस समय ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, एज यू आर ऑल अवेयर ऑफ। मैं सीए, मैं सीएस, मैं अमेरिका, मैं सीएफए, मैं लंदन, मैं डिप आईएफआरएस। बेटे मैंने अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज किए हैं, एज यू आर अवेयर ऑफ। मेरा एक ही सपना रहता है, बस मेरी एक ही हॉबी है, पढ़ता रहता हूँ, नए नए कोर्सेज करता रहता हूँ और पढ़ाता रहता हूँ। मैं भूपेश आनंद, बेटे 30 कंट्रीज में हम सीएफए यूएसए लेवल के वीडियोस को सेल कर रहे हैं, दैट टू इन हाइब्रिड लैंग्वेज, हिंदी प्लस इंग्लिश। सो टुडे आई विल गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग, and this is the second last reading in case of alternative investments as per my relationship, and the name of this reading is hedge funds. मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का नाम चेंज करना पड़ जाए, मान लेते हैं सीएफए इंस्टीट्यूट अभी अपना नाम इसको थोड़ा अपडेट करे, तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट की जगह दे कैन ऑल्सो कीप द नेम एज हेज फंड्स। मतलब इतनी इंपॉर्टेंस है हेज फंड्स की। 5 स्टार में से मैं 5 स्टार देने वाला हूं हेज फंड्स को। मैंने नहीं देखा कोई पेपर जब भी ऐसा आया हो जिसमें दे हैव नॉट आस्क्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन रिलेशन टू हेज फंड्स। तो आज के इस लेक्चर के थ्रू बेटे मैं ये जो रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं, इसमें 10 लेक्चर्स, लगभग 10-11 लेक्चर्स मैंने प्लान किए हैं। एंड आज इस इंट्रो लेक्चर में आपको थोड़ा सा फ्लो चार्ट और कुछ बातें बताऊंगा। आप बिल्कुल कमर सीधी करके पहले हेडिंग लिखिए अपने रजिस्टर में, द रजिस्टर विच यू हैव प्रिपेयर्ड अ सेपरेट रजिस्टर। मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ जो लेक्चर्स पूरा ले रहे हैं उनको 10 रजिस्टर्स मैंने मेंटेन कराए हैं। उनके साथ लाइव लेक्चर सैटरडे में मैं आता हूं और उन 10 रजिस्टर्स में एक रजिस्टर है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का। आप ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का रजिस्टर ओपन करें, हेडिंग लिखें बेटे, लिख दें सीएफए यूएसए लेवल 1 हेज फंड्स की। आज की लेक्चर की बात करें तो बेटे आज इंट्रो लेक्चर है और ये मैं YouTube में अपलोड भी कर दूंगा, बाकी सभी लेक्चर्स अपलोड नहीं करने वाला। वो इसलिए कि इस इंट्रो लेक्चर से पूरा हेज फंड के चारों लर्निंग आउटकम्स, मेरे 10 के 10 11 लेक्चर्स, मेरे डिफरेंट केस स्टडीज, आपको एक रूपरेखा, यू विल बी गेटिंग ए फ्लो, यू विल बी गेटिंग ए टच। आप जब कहीं जाते हैं तो आप टेस्ट करते हैं ना, कुछ जैसे आप हल्दीराम में गए तो आप मिठाई का कहते हैं वो ये टेस्ट करा दो। तो आज मैं आपको ट्रेलर दे रहा हूं और इस ट्रेलर से काफी हद तक आपको पता चल जाएगा कि इस मूवी का है क्या, बट उसके लिए आपका मेरे साथ ईमानदारी से बैठना, इस वीडियो को यूट्यूब वीडियो नहीं मानना, नॉर्मल यूट्यूब वीडियो मत लेना बेटे। मैं बैठ के नहीं पढ़ा रहा, खड़े होकर पढ़ाता हूं, मेरी बस यही खासियत है। फुल एनर्जी के साथ आप मेरी एनर्जी के भी किसी के साथ कंपेयर कर लीजिए, आप ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा। तो मैंने कहा इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू स्टार्ट। इम्पॉसिबल खुद ही कहता है कि आई एम पॉसिबल। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुश्किल है, आप चाहें तो उसको कर नहीं सकते, बट पॉइंट ये आता है कि किस तरह से कर रहे हैं। 100% होके कर रहे हैं, 99.999% दे रहे हैं। सीएफए यूएसए लेवल का जब मैंने पहली बार एग्जाम दिया, मुझे लगता है 2015-16 की बात रही होगी, लेवल 1 में मैं फेल हो गया। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को सब आता है, मुझे क्या पढ़ने की जरूरत है, और मैंने पेपर दे दिया लेकिन मैं पास ही नहीं हुआ। मेरे लिए बड़ी शर्म की बात थी। और फिर मैंने एनालिसिस किया कि यार पास फेल क्यों हो गया, तो मुझे समझ आया कि कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे पता तो थी लेकिन मैंने उनको ध्यान से देखा नहीं था, लिख के किया नहीं था, और मैं अपनी ईगो में था कि मुझे तो आता है। तो बेटे सेकंड टाइम पेपर दिया। मेरी बात आप शायद समझ रहे हैं। कहते हैं लिखकर करने से ज्यादा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। 90 क्वेश्चंस बेटे सेशन 1 में आएंगे, 92 में आएंगे, टोटल 180 क्वेश्चन करने हैं, 4 घंटे बैठने और आधा घंटा अलग 15-15 मिनट। बेटे आपको उस 2 घंटे में कुछ भी दाम बेद दंड सब कुछ यूज कर देना, बस जीतना है। जैसे आपने महाभारत देखी होगी, तो महाभारत में हर रोज सुबह जब अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ रथ स्टार्ट करता था लड़ाई के लिए, तो बेटे आपने देखा होगा 18 दिन में, 18 डेज में वो महाभारत का युद्ध हुआ और हर रोज एक नई स्ट्रैटेजीज थी, एक नई रणनीति थी। तो इन दिस हेज फंड ऑल्सो आई विल बी द मेन रोल इज ऑफ हेज फंड स्ट्रैटेजीज। मतलब क्या रणनीति लगाएं, क्या करें जैसे हमारे इन्वेस्टर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाए। हेज फंड मैनेजर का एक ही फोकस होगा, जैसे अर्जुन का एक फोकस था। अर्जुन से हमेशा पूछते थे गुरुदेव की क्या लगा है, अर्जुन कहता था गुरुदेव
मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं है, मुझे तो बस आंख ही दिखती है। ऐसी हेज फंड मैनेजर को और कुछ भी नहीं दिखता, ओनली द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ, मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, एंड टू यूज दो स्ट्रेटेजीज, व्हेन टू यूज, विच टू यूज, हाउ टू यूज, वो भूपेश आनंद बताएगा। आप बस कमर सीधी करके एक बार बैठे, मैं आगे चल पड़ा दोस्तों, अपने विचार आपके सामने रखने वाला हूं इस पूरे इस इन दिस न्यू रीडिंग नेम्ड एज हेज फंड्स। मैं अपने विचार, अपने थॉट्स ये बोलूं कि भाई इसमें मैंने जो रीडिंग्स, आपकी 7 रीडिंग्स है, उनको मैंने उस तरह से नहीं किया जैसे आपको CF इंस्टीट्यूट ने दिया, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इसमें समझ ही कम आएगा। मैं जैसे पढ़ा, मैंने जैसे पेपर्स दिए, मैं जब पास हुआ तो मैंने उसको देखा कि भाई किस तरह से ध्यान रखना चाहिए। तो रीडिंग 1 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फीचर्स मेथड एंड स्ट्रक्चर, रीडिंग 1 है, 1 में ही करनी चाहिए, मैंने 1 में ही कराई है, मैं इसको चैप्टर नंबर 1 बोलता हूं। चैप्टर नंबर 2 मैंने अभी तक नहीं बताया, मैंने कहा था जी हेज फंड के बात करेंगे। इवन चैप्टर 1 का LOC C, लर्निंग आउटकम C, that is how we will be calculating the fee structure. I have not told you, they have given in chapter number 1 only how you can understand the structure, how you can understand the fee structure, how you can understand the management structure. Unless and until you are aware of private equity, hedge fund, infrastructure, natural resources, etc etc etc, तो आपको मैंने चैप्टर 1 में 2 लर्निंग आउटकम कराए, जबकि 3 लर्निंग आउटकम थे। चैप्टर 2 अभी नहीं किया, वी हैव नॉट डन रीडिंग नंबर 2 इन रिगार्ड टू परफॉर्मेंस रिटर्न। Then we started the reading number 3, that is in relation to private equity and private debt, and I have given you the huge videos. मैंने उसकी रियल केस स्टडीज बताई, बिग शाल की बातें की, आपको वीडियोस दिखाए, आपको बताया कि प्राइवेट इक्विटी क्या होता है, प्राइवेट डेट क्या होता है, किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है जी। देन आई स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 4 एंड आई डिवोटेड 7-8 लेक्चर्स इन रिगार्ड टू रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हेन आई से रियल एस्टेट, आई मीन था तो दोनों ही वही था, है ना। तो रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड देन आई स्टार्टेड विद द नेचुरल रिसोर्सेज, फार्म लैंड की बात की, टिम्बर लैंड की बात की, क्रॉप्स की बात की, कमोडिटीज की बात की। मैंने आपको अलग अलग विकिपीडिया से, नॉर्मल केस स्टडी से आपको सब कुछ बताने की कोशिश की। तो दोस्तों आफ्टर दैट आई स्टार्टेड विद डिजिटल एसेट्स। नेचुरल रिसोर्सेज के बाद मैंने हेज फंड्स नहीं किए, मैंने नेचुरल, आई स्टार्टेड विद डिजिटल एसेट्स एंड आई डिलीवर्ड विद क्रिप्टो करेंसी। मैंने बताया बिटकॉइन, मैंने आपको सारी बातें बताई, कब स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या वैल्यूएशन थी, क्या वैल्यू था। 2009 में $0.005 पर बिटकॉइन था, आज क्या वैल्यू है, व्हाट इज द रिस्क, व्हाट इज द रिटर्न, विच वी हैव ऑलरेडी सीन। तो हेज फंड मैंने सेकंड लास्ट में कराना, जो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और यकीन मानिए अगर आप इस प्रायोरिटी पे करते हैं तो आपको ज्यादा लॉजिकली बातें समझ आती हैं। हेज फंड के बाद में चैप्टर 1 का LOCC, दैट इज फी स्ट्रक्चर, एंड चैप्टर नंबर 2 दैट इज रीडिंग नंबर 2, दैट इज परफॉर्मेंस एंड रिटर्न मेजर्स में कराऊंगा। तो भूपेश आनंद आपके सामने बेटे 3 लर्निंग आउटकम्स हैं इस पूरे चैप्टर में, और उस 3 लर्निंग आउटकम्स के लिए मैंने 4 कंसेप्ट डिस्कस किए हैं। पहला चैप्टर नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1 है हेज फंड्स, देन फाइनेंशियल क्राइसिस, देन हेज फंड स्ट्रैटेजीज। जहां पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं, स्ट्रैटेजीज लिख लें। मैं भूपेश आनंद इन सभी को बताने के लिए चाहता हूं कि आप ये देखिए कि ये दीज आर द 3 लर्निंग आउटकम विच आई विल बी डिस्कसिंग। पहला है what I mean by hedge fund, what are the categories, what do you mean by hedge fund, just have a look on that. What is investment features of hedge fund and contrast them with other asset class. आप मोमोज खाते हैं, आप चॉपसी खाते हैं, अमेरिकन चॉपसी, तो उसके कुछ फीचर्स अलग होते हैं। तो वो कह रहा है जी पहले ये बताओ अमेरिकन चॉपसी के क्या फीचर्स होते हैं, और उसको आप बाकी डिशेस से, बाकी नूडल्स से, बाकी मोमोज से डिफरेंशिएट करके बताओ। Because we have discussed real estate, we have discussed infrastructure, we have discussed natural resources, we have discussed so many private equity, private debt, etc etc। तो वो कहता है जी वो वाली ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में और हेज फंड में क्या डिफरेंस है, जबकि मैं आपको आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हेज फंड इज 5 स्टार रेटिंग। 5 सितारा रेटिंग अगर देनी हो तो मैं हेज फंड को देने वाला हूं। तो लर्निंग आउटकम नंबर बी, दैट इज व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट फॉर्म्स वी हैव डिस्कस्ड इन डिजिटल एसेट्स। कि भाई अगर आपको इन्वेस्ट करना है, रियल एस्टेट में भी यही किया था, कमोडिटीज में भी यही किया था, कि आप डायरेक्टली भी किसी को कह सकते हैं आग गले लग जा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर्म, और I can indirectly also. Similarly, in case of hedge funds, we will be having direct SMEs, direct funds. We can directly invest, as in digital assets, we can directly invest in the blockchain, or with the help of coin trust, or with the help of derivatives. Similarly, here also hedge funds में भी 2 तरीके हैं, एक डायरेक्ट है और दूसरा है फंड्स ऑफ फंड। बेटे बड़ी प्यारी प्यारी केस स्टडीज बताऊंगा इनडायरेक्ट फॉर्म में। एंड द लास्ट इज व्हाट इज द रिस्क एंड रिटर्न
सोर्सेस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। 3 बातें अगर आप समझ लें बेटे, इसके लिए मैंने 9 से 10 लेक्चर्स में डिवोट करने वाला हूं, और फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सारी कर रहे हैं हम, करिकुलम की भी, स्क्वाइजर की भी, कैंडिडेट रिसोर्सेज की भी। आइए मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि पहले थोड़ा सा आप लिख लें, क्योंकि देखते हैं कि लिखने से ना थोड़ा सा आपको लॉजिकली और पता चलेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो मैंने फर्स्ट पार्ट अपने रिलेशनशिप, अपने थॉट्स में ये बताया that what is the relationship of all those chapters, all those 7 readings in the alternative investment. I think I have already told you. तो बड़े पापा, जैसे मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूं, है ना, तो हमारे जॉइंट फैमिली में क्या है, बड़े पापा भी हैं, बड़ी मम्मी भी है, छोटे पापा भी हैं, छोटी मम्मी भी हैं, पापा भी हैं, मम्मी भी है। मतलब पापा मम्मी मेरे एक्चुअली में पापा मम्मी हुए, बड़े पापा बड़े मम्मी, ताया ताई जी है, दादा दादी जी हुए, छोटे पापा छोटी मम्मी, चाचा चाची जी हुए। बेटे आपने 7 रीडिंग्स की हैं, रियल एस्टेट किया है, प्राइवेट इक्विटी किया है, एग्रीकल्चर किया, नेचुरल रिसोर्सेज किया, इंफ्रास्ट्रक्चर किया, अलग 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 अलग। मैं ये कहूंगा डिजिटल एसेट्स वी हैव डिस्कस्ड। इन सब में बड़े पापा हेज फंड्स हैं, जो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बिकॉज आई हैव डिवोटिंग टाइम टू 10 लेक्चर्स इन रिगार्ड टू हेज फंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो बड़े पापा हेज फंड है, छोटे पापा, फिर छोटे पापा और पापा, और बाकी टॉपिक्स आप डाल दीजिए। आइए जी, इन बातों के साथ मैं हेज फंड में आपको आज आपके सामने कुछ बातें ऐसी डिस्कस करूंगा कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। ओके, तो आइए लेट्स हैव अ जर्नी। आप सब कमर सीधी करके आने वाले 5 मिनट मेरी बात को सुनेंगे। मैं अगर आज इमोशनल हो गया और सेंटिमेंटल हो गया तो मुझे हो जाने देना, और बीच में टोकना मत, बस आप चुपचाप नोट करना, आप मटका बनाओ, कमर सीधी रखो, और इसमें लिखो हेज फंड। हेज फंड, जैसे एक नाम आया हेज फंड, एक बच्चे ने कहा जी क्या ये म्यूचुअल फंड होता है? म्यूचुअल फंड जैसा ही, क्योंकि वहां पे भी फंड था, लेकिन वहां था म्यूचुअल, यहां पर है हेज। बेटे म्यूचुअल फंड जो मैंने विच वी हैव ऑलरेडी सीन, विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपने पैसे, अपनी मेहनत के पैसे इन्वेस्ट करते हैं टू द हेज, टू द म्यूचुअल फंड मैनेजर, और वो ग्रोथ स्कीम्स, एग्रेसिव स्कीम, डिफेंसिव स्कीम्स, मॉडरेट स्कीम्स, अलग 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 स्कीम्स में वो इन्वेस्ट करते हैं पैसे। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। बट बेटे हेज फंड और म्यूचुअल फंड एक नहीं होते। तो हेज फंड है क्या? एक बच्चा कहता है जी हेज का मतलब आपने बताया था डेरिवेटिव्स में टू कवर द रिस्क। बिल्कुल ठीक है बेटे, हेज का वैसे मीनिंग है टू कवर द रिस्क। अब रिस्क कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, फाइनेंशियल रिस्क होता है, ऑपरेटिंग रिस्क होता है, पोर्टफोलियो रिस्क होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क होता है, डेरिवेटिव रिस्क होता है, एंड वी हैव सीन कोविड रिस्क, अलग अलग रिस्क हैं। हेज का अगर आप लिटरल मीनिंग देखें तो रिस्क को कवर करना ही है, मैं भी आज यही कह रहा हूं। बट ये जो हेज फंड है ना, इसका मीनिंग ये नहीं है। हेजिंग जो मैंने आपको डेरिवेटिव से बताया, हेजिंग इज अ प्रोसेस टू कवर द रिस्क with the help of different tools, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, उन टूल्स की मदद से आप जब अपने रिस्क को कवर करते हैं तो आई विल से दैट इज नेम्ड एज हेजिंग। गेटिंग माय पॉइंट? उसको हम हेजिंग बोलते हैं। हेजिंग कैन बी अ स्ट्रैटेजी ऑफ हेज फंड। हेज फंड की एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। अब नाम में क्या रखा है भाई साहब? नाम तो बहुत लोगों के, रावण भी होते हैं, राम भी होते हैं, ये भी होता है, बंटी भी होता है, बबली भी होता है। तो क्या सारे फीचर्स वो आ जाते हैं? नहीं। तो आप इसके नाम में मत जाना कि हेज फंड है तो खाली रिस्क को कवर करने के लिए। बेटे बहुत बड़ा है ये हेज फंड। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े टिकट साइज के लोग, जिनके पास सरस्वती जी भी है, लक्ष्मी जी भी है, और जो समझते हैं कि ये पैसे जब हमने इन्वेस्ट कर दिए तो इट इज फॉर अ लॉन्गर पीरियड, उनको लंबे समय के लिए रिस्क लेना पड़ेगा और उनको पैसा भी मोटा ही मिलेगा, बिकॉज रिस्क एंड रिटर्न आर डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर। एक कस्टमाइज हेज फंड मैनेजर होगा, वो अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज को फॉलो करेगा। जैसे अभिमन्यु की बात करेंगे, हम महाभारत की बात करेंगे, अर्जुन की बात करेंगे, भगवान कृष्ण की बात करेंगे। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज आर बीइंग फॉलोड। एक ही ऑब्जेक्टिव होगा कि सामने वाले को मारना है और मुझे जीतना है। जैसे पांडव कहते हैं जी मुझे जीतना है, मार दूंगा कौरवों को, चाहे किसी भी तरह से स्ट्रेटेजी को फॉलो करूं। हेज फंड मैनेजर भी ही विल बी आल्सो विद द सेम फोकस। वांट टू मैक्सिमाइज द वर्थ, वांट टू मैक्सिमाइज द वेल्थ, वांट टू मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑन इक्विटी। आज हम डिस्कस करेंगे काफी डीप तक। तो मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप थोड़ा सा 1-2 बातें लिखेंगे तो आपको लॉजिकली पता चलेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बिकॉज दोस्तों ये इंट्रो लेक्चर है,
ये इंट्रो है बेटे। इस इंट्रो लेक्चर में भी मैं हेज फंड की बातें करूंगा, मैं इस इंट्रो लेक्चर में फ्लो चार्ट बना के बताऊंगा, फिर लेक्चर 1 में भी मैं हेज फंड की बातें करूंगा। मैंने 10-11 लेक्चर्स आपके लिए प्लान कर लिए हैं कि मैं सभी लेक्चर्स में क्या क्या बताने वाला हूं। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। एंड बेटे आई विल बी डिस्कसिंग वेरी ह्यूज नंबर ऑफ केस स्टडीज। मैं हर्बल लाइफ की बात करूंगा, मैं युवराज की बात करूंगा, मैं आईपीएल की बात करूंगा, मैं जोमेटो की बात करूंगा, मैं ईबे की बात करूंगा, मैं जॉर्ज सोरो की बात करूंगा, क्योंकि आपको मैंने को प्रैक्टिकल टच देना है, रियल केस स्टडीज का यूज करना है। खाली पढ़ा, करिकुलम से देख लिया, स्क्वायर से देख लिया, पढ़ के करा दिया, मैं तो देख भी नहीं रहा कुछ, क्योंकि मेरे ब्लड में घुसा हुआ हेज फंड। यार क्या बात करते हो। तो आप सच में यू हैव टू राइट इट डाउन। थोड़ा सा लिखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूं कि आप ये फर्स्ट पार्ट लिखें जी लिखें। कुछ बातें पहले लिख देते हैं, हमें नहीं पता इसका मीनिंग क्या है, हमें नहीं पता ये लर्निंग आउटकम ABC क्या है। वी आर नॉट डिस्कसिंग एनी लर्निंग आउटकम। पहले हम समय बांध रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग एनवायरमेंट, वी आर अंडरस्टैंडिंग सम बेसिक टर्मिनोलॉजी, वी आर अंडरस्टैंडिंग सम बेसिक लॉजिक्स, वी आर अंडरस्टैंडिंग सम बेसिक कंसेप्ट। धीरे धीरे हम उन सारे डॉट्स को कनेक्ट करके हेज फंड की बात करेंगे। आप सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लिख रहे हैं हेज। मैंने अभी भी बताया, हेज डज नॉट मीन टू कवर, हेज मीन्स टू कवर द रिस्क, but hedge fund is the main objective of hedge fund is not to cover the risk, कुछ more than that। जैसे आपका जन्म खाली CFA करने के लिए नहीं हुआ यार, अपने लाइफ पर्पस को डिटरमाइन करने के लिए हुआ है, अपने खुश रहने के लिए हुआ है, और सेल्फ कंटेनमेंट की बातें हुई, उसमें CFA USA एक कड़ी है कि आप उसके थ्रू वो करेंगे, बिल्कुल अच्छी बात है। तो मैंने कहा ऐसे ही हेज फंड में एक कड़ी है हेज करना। तो वैसे हेज, क्योंकि नाम ही हेज, तो मुझे लगा कि यहाँ को कंफ्यूजन ना हो जाए, तो मैंने लिखा फर्स्ट पार्ट। आप देखिए मैंने क्या लिखा, हेज। जो आप लिख रहे हैं हेज मींस टू कवर द रिस्क। अच्छा, इस प्रोसेस को जिसमें हम अपने रिस्क को कवर करते हैं विद हेल्प ऑफ फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप्स, अलग अलग हमने डेरिवेटिव्स डिस्कस किए, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को, उस तरीके को हम हेजिंग बोलते हैं। अभी आप लिख रहे हैं ईमानदार बन रहे हैं, ज्यादा चालाकी नहीं कर रहे हैं, कमर बिल्कुल सीधी है। आप सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं, अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग डेरिवेटिव्स दैट इज फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस, स्वैप्स फॉर रिस्क कवरिंग इज नेम्ड एज हेजिंग। मैं CFA USA लेवल 1 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के हेज फंड की कस्टमाइज क्लास ले रहा हूं, इंट्रो। हेज कैन बी ऑफ, हेजिंग कैन बी वन ऑफ द स्ट्रैटेजी। मैंने कहा ना, आपका लाइफ पर्पस बहुत बड़ा है। लाइफ पर्पस में एक CFA USA लेवल या CFA को क्लियर करना, बिकमिंग अ चार्टर्ड होल्डर, एक कड़ी है। बिल्कुल उसी तरह से हेज फंड बहुत बड़ा है। आप किसी घर में, आप किसी विवाह में जाते हैं, मैरिज में जाते हैं, तो बहुत सारा खाना खाते हैं, स्नैक्स भी खाते हैं, मेन मेन्यू भी खाते हैं, फिर डेजर्ट्स भी खाते हैं, फिर लास्ट में पुदीन हरा वगैरह वो चूरन की गोलियां भी खाते हैं। इट मीन्स आपका मेन ऑब्जेक्टिव है पेट को भरना, और अलग अलग चीजें खा के आपने पेट भरा। हेज फंड एक बड़ा ब्रॉड एस्पेक्ट है, और उस हेज फंड में एक टेक्निक, एक हेजिंग टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं रिस्क को कवर करना। कैन बी अ स्ट्रैटेजी, बट देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज, as we have 10 subjects in CFA USA, level 1, level 2, level 3. So my dear friends, मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप फर्स्ट पार्ट लिख चुके हो तो अच्छी बात है। सेकंड पार्ट है प्रोसेस ऑफ यूजिंग, क्योंकि मेरा वीडियो दिखाने का समय आ चुका। हेजिंग कैन बी वन ऑफ द स्ट्रैटेजी और अ रणनीति ऑफ हेज फंड, बट हेज फंड इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट। मैंने कहा हेज फंड इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि अभी हेज फंड है क्या। मैंने कहा हेज फंड एक बड़ा प्यारा सा वर्जन है, जब कुछ लोग जो बिग इन्वेस्टर्स हैं, HINs हैं, जिनके पास हाई वेल्थ है, हाई इंडिविजुअल्स हैं, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स हैं, धनी लोग हैं, जॉर्ज सोरो जैसे, वॉरेन बुफे जैसे, बिल गेट्स जैसे, वो मिलकर कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और पैसे भी बहुत ज्यादा। छोटे टिकट साइज की बात नहीं कर रहा, ह्यूज लार्ज टिकट साइज। और उनको पता है कि ये जब पैसे हम लगा रहे हैं तो इसमें रिस्क फैक्टर बहुत सारा है, बिकॉज आप पूरा ट्रस्ट कर रहे हो उस हेज फंड मैनेजर के ऊपर। वो हेज फंड मैनेजर ही आपकी नाव को किनारे में लगाएगा, पता नहीं कहां यूज करेगा। आप कुछ पूछ नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। देयर आर नो रेगुलेशंस, देयर आर वेरी लेस रेगुलेशंस, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी।
बस आपको फेथ करना है, पैसे लगाने और चुपचाप बैठ जाना लॉक इन पीरियड के लिए, और एक दिन अचानक कुछ ना कुछ होगा। तो बेटे पहली बात, हेज फंड और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस है। म्यूचुअल फंड में स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, लेजिस्लेशंस हैं, रेगुलेशंस हैं, छोटे छोटे पैसों से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉक इन पीरियड नहीं है। बट इन केस ऑफ in case of, I will say, in case of hedge funds, there's a ticket size is very big. तो एक बार लिखते हैं, ऊपर लिखिए hedge fund is like a mutual fund। मैंने क्या किया, एक छोटा सा टेबल प्रिपेयर किया, उसमें डिफरेंस लिख दिया hedge fund and mutual fund, म्यूचुअल फंड एंड हेज फंड, बिकॉज आई वांट टू टेल यू अबाउट हेज फंड। तो मैंने थोड़ा सा लिख दिया म्यूचुअल फंड के बारे में, स्मॉल इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट इन दैट इज अ म्यूचुअल फंड, एंड हेज फंड इज लार्ज टिकट साइज इन्वेस्टर्स। पहले लिखेंगे बेटे, आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर मैंने इसी के ऊपर डिवोट किया, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। LOS 1 कुछ नहीं कराऊंगा, मैं लेक्चर 2 से देखूंगा। आप लिखेंगी, पहले तो लिखें लार्ज टिकट साइज इन्वेस्टर्स लिखें, मोर एक्सपोजर लिखें, लॉन्गर लॉक इन पीरियड लिखें, लॉन्गर लॉक इन पीरियड लिखें, लिवरेज लिखें। अभी देखेंगे हम लिवरेज का मतलब क्या। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बट स्टिल आई विल बी टेलिंग यू इन रिगार्ड टू हेज फंड्स व्हाट आई मीन बाय लिवरेज। एंड शॉर्ट सेल लिखें, बिकॉज शॉर्ट सेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, वी हैव सीन इन द डेरिवेटिव्स, इट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड, बट वी कैन हैव शॉर्ट सेल स्ट्रैटेजी। मैं तो कहता हूं कुछ भी कर दो, पैसे कमाने कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, कुछ कहां कुछ कहां कुछ कहां कर दो। अभी हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, व्हाट इज फंडामेंटल वैल्यू, व्हाट इज राइट एंड सेल, व्हाट इज फंडामेंटल लॉन्ग एंड शॉर्ट, व्हाट आई मीन बाय रिलेटिव वैल्यू, व्हाट आई मीन बाय एक्टिव शेयरहोल्डर, व्हाट आई मीन बाय डिस्ट्रेस्ड मर्जर, व्हाट आई मीन बाय दिस, व्हाट आई मीन बाय दैट, व्हाट आई मीन बाय मैक्रो, व्हाट आई मीन बाय ग्लोबल स्ट्रैटेजीज, रशियन वर्सेस यूक्रेन, इजराइल वर्सेस ईरान। उन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। आप कुछ भी करें, बस आपको ऑब्जेक्टिव है कि जब शाम को घर आए तो पैसे लेकर आए, डॉलर्स लेकर आए। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हेज फंड स्ट्रैटेजीज। सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट। तभी मैं इसको लास्ट में करा रहा हूं, और मैं तभी ये चाहता हूं कि आप इसमें पूरा ध्यान दें। मैंने कहा एक तो लार्ज टिकट साइज होता है, एक एक्सपोजर ज्यादा होता है, ट्रांसपेरेंसी कम होती है, रेगुलेशंस कम होती हैं, एक्सपेक्टेशंस लोगों की ज्यादा होती हैं, लॉक इन पीरियड ज्यादा होता है, आप पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, स्ट्रैटेजीज अलग अलग होती हैं, ह्यूज एक्सपेक्टेशंस, अलग अलग स्ट्रैटेजीज। इन सभी बातों को समझाने के लिए मैंने क्या किया, एक चित्र बनाया, आप भी बनाए। कहते हैं जब हम चित्र बनाते हैं, फोटो बनाते हैं, तो आई थिंक हमें ज्यादा समझ आता है। अभी मैं ब्लैक स्लाइड्स भी दिखाने वाला हूं, ब्लैक स्लाइड्स में भी मैंने कमाल किया है बेटे, बड़ी मेहनत की है आपके लिए, हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई, ब्लैक स्लाइड्स बनाई। अभी आपको विकिपीडिया दिखाऊंगा, अभी आपको गाने दिखाऊंगा, अभी आपको जॉर्ज सोरो की केस स्टडीज बताऊंगा, कि किसी तरह से आपको इसका रिलेशनशिप समझ आ जाए। तो अभी आप देखिए, मैंने कहा एक मान लेना वॉरेन बफे है, एक बिल गेट है, एक जॉर्ज सोरो है। जॉर्ज सोरो की आप हिस्ट्री देखना जरा, अभी दिखाऊंगा मैं। वैसे इन्होंने $5 बिलियन, $5 बिलियन, $50 बिलियन। एक बच्चा कहता है 1 बिलियन में कितने होते हैं, मैंने कहा 10 लाख। 50 बिलियन, 50 बिलियन, $50 बिलियन मिलाकर, 5 मिलियन मिलाकर 15 मिलियन एक हेज फंड मैनेजर को दे दिए। उस हेज फंड मैनेजर ने उस 15 मिलियन के ऊपर कुछ उधार ले लिया, बोरोइंग कर लिया, और टोटल उसके पास पैसे आ गए 45 मिलियन। और उस 45 मिलियन को उसने खेलना शुरू किया, उसने गेम्स खेलनी शुरू की, जैसे आप प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं, जैसे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के साथ, रिलेटिव वैल्यू के साथ, इक्विटी स्ट्रैटेजीज के साथ, मैक्रो स्ट्रैटेजीज के साथ, अपॉर्चुनिटी स्ट्रैटेजीज के साथ अलग अलग जगह खेलना शुरू किया और उससे पैसे कमाए। बेटे इसको बोलते हैं हेज फंड। आई थिंक आप थोड़ा सा समझ पा रहे हैं। तो आप एक फोटो बनाइए बेटे। ये देखो जी, इन्वेस्टर ए, इन्वेस्टर बी, इन्वेस्टर सी। 5 मिलियन इसने दिए, 5 मिलियन इसने दिए, 5 मिलियन इसने दिए, 15 मिलियन, 30 मिलियन, 45 मिलियन। और क्या चेक कीजिए जी, इस 45 मिलियन को यूज करके दे हैव यूज डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। उन्होंने अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज का यूज किया। हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर दोस 4 स्ट्रैटेजीज, मैं डिस्कस करूंगा। अभी लिख लेते हैं, है ना, धीरे धीरे बताएंगे। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर डबल एप्पल, सब बताऊंगा। और जिस तरह से मैं बताऊंगा, जिस एनर्जी से मैं बताऊंगा, दावा है बेटे आप किसी का भी लेक्चर देख लीजिए, अगर इस तरह से, इस एनर्जी से, इस रियल केस स्टडी से बता दिया हो, तो आप लिखिए 4 स्ट्रेटेजीज के नाम। इक्विटी हेज फंड स्ट्रैटेजीज, इवेंट ड्रिवन स्ट्रैटेजीज, रिलेटिव वैल्यू स्ट्रैटेजीज, अपॉर्चुनिस्टिक स्ट्रैटेजीज। तो 4 स्ट्रैटेजीज आपने लिखी हैं, आपको लिखनी है, नहीं लिखी तो बेवकूफ हैं, लिखनी चाहिए, लिखिए।
अब मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं दोस्तों। फ्लो चार्ट से पहले मैं आपको वैसे कुछ और भी शो करूं कि मैंने बड़ा सारा सामान आज आपके लिए दिखाने के लिए रखा हुआ है। मैंने आई थिंक आई हैव ऑलरेडी शोन यू। मैंने थोड़ा सा आपको ये बताया कि भाई मैंने कुछ ब्लैक स्लाइड्स जो प्रिपेयर की, अभी मैंने उसको दिखाया नहीं है। मैं अभी उसको दिखाऊंगा कि मैंने बड़ी उसको मेहनत से बड़ा कुछ बनाया, प्रिपेयर किया। अभी हम उसको देखेंगे जब मैं रिवीजन कराऊंगा। अभी मैं पहले कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लॉजिक्स बता रहा हूँ, केस स्टडीज बता रहा हूँ। तो आफ्टर दैट आई विल बी टेलिंग यू, मैं इन स्लाइड से भी आने वाला हूँ। बड़ा कुछ मैंने कवर किया। करिकुलम बेटे, आपका करिकुलम मैंने A to Z कवर कर दिया। मैंने स्क्वेजर कवर कर दिया। मैंने अपने नोट्स कवर कर दिए। मैंने बड़ी सारी बातें कवर की हैं। आप एक बार मेरी बात को बस सुने और उसके बाद हम आगे देखेंगे। मैं एक बार आपको दिखाई दूं बेटे, आपको अगर मेरी बात में विश्वास ना हो तो आइए। मैंने बेटे बड़ी प्यारी प्यारी सी बातों को आपके लिए निकाला है। आप देखिए ना, पहली हेज फंड हम विकिपीडिया से देखेंगे यार। ऐसा थोड़ी कि खाली करिकुलम से देख लिया और काम खत्म किया कि भाई हेज फंड है क्या, व्हाई इट इज अ पूल्ड इन्वेस्टमेंट, व्हाई इट इज दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ पोर्टफोलियो, व्हाट आई मीन बाय मार्केट रिस्क, what I mean by short selling, because short selling is allowed in case of hedge fund, it is not allowed in case of mutual funds. तो short selling क्या होती है? We have no doubt high net worth individuals, ये जनरली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंटर करते हैं। बेटे एक एक चीज इसने बताई। इट इज जस्ट लाइक अ क्लोज फंड, इट इज जस्ट लाइक दिस, इट इज लाइक ओपन फंड। तो मैं फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करूंगा, 2008 की बात करूंगा, और अभी भी अमेरिका में क्राइसिस स्टार्ट हो चुका है, सेकेंड टर्म के बाद भी, सेकेंड टर्म ऑफ ट्रम्प सर। तो इन सबको डिस्कस करने वाले हैं। ये मैं जॉर्ज सोरो, बेटे मैं एक एक बात को रिलेट करूंगा, जॉर्ज सोरो की कहानी बताऊंगा, कैसे ये अपना हेज फंड से पैसे कमा रहा है और क्या कर रहा है। आई विल बी डिस्कसिंग दैट। मैं हर्बल इंडिया की बातें करूंगा। हर्बल इंडिया में मैं आपको बताऊंगा कि वॉरेन बुफे ने क्या बोला हर्बल इंडिया के लिए, व्हाई इट इज ट्रीटेड एज अ हेज फंड, तो वो उसको डिस्कस करेंगे। मैं आईपीएल में बात करूंगा, और आईपीएल के बाद कहां जाऊंगा, मैं भगवान कृष्ण के पास जाऊंगा, और भगवान कृष्ण के पास मैं ये बताऊंगा आपको कि 18 डेज में मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 18 दिन में 18 तरह की स्ट्रैटेजीज को यूज किया गया भगवान कृष्ण ने। मैं उन स्ट्रैटेजीज की बात करूंगा। एक ही ऑब्जेक्टिव था कि कौरवों को हराना है, और हेज फंड मैनेजर का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि किसी तरह से हमें पैसे कमाने हैं। तीसरे दिन अर्जुन ने युद्ध की बागडोर संभाली। उन्होंने मुख्य योद्धाओं पर हमला किया। इस दिन अर्जुन ने भीष्म, हर रोज की आप देखिए स्ट्रैटेजी है। फर्स्ट डे क्या हुआ, सेकंड डे क्या हुआ, थर्ड। हेज फंड मैनेजर भी यही काम करता है। तो आप एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर करें, उसके बाद आपको बड़ा ज्यादा लॉजिकली समझ आएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। आइए हम छोटा सा एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर ले बेटे, आइए। अच्छा, फ्लो चार्ट कुछ इस तरह का होने वाला है, फ्लो चार्ट फॉर हेज फंड्स। मैं वैसे फ्लो चार्ट भी इस तरह का बना रहा हूं, जैसे मैं पहला बॉक्स बनाऊंगा उसमें लिखूंगा मीनिंग ऑफ हेज फंड, फिर मैं दूसरा बॉक्स बनाऊंगा उसमें लिखूंगा देयर आर 3 क्वेश्चंस ऑफ हेज फंड व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग बिकॉज देयर आर 3 लर्निंग आउटकम्स, और फिर उन तीनों क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3 मैं प्रिपेयर करूंगा, और उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव ऑफ हेज फंड लिखेंगे। बेटे इस तरह की रूपरेखा का एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। आपने अगर ये फ्लो चार्ट ईमानदारी से बना दिया, यकीन मानिए आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। और मैं एक वीडियो दिखाने वाला हूं जो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें वो बुल फाइटिंग वाला सीन दिखाऊंगा कि बेटे आपको हमेशा बस भागना है, भागना है, भागना, रुक जाओगे तो मर जाओगे। तो आप बनाइए फ्लो चार्ट। फर्स्ट बॉक्स होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेज फंड, व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस, एंड व्हाट आर द 3 आंसर्स, एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हेज फंड। 4 बातें हम डिस्कस करेंगे। आइए, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने इस फ्लो चार्ट को प्रिपेयर करूं। धीरे धीरे हम जैसे इस फ्लो चार्ट को कंप्लीट करेंगे, आपको तीनों लर्निंग आउटकम क्लियर हो जाएंगे। आपको काफी हद तक बात समझ आ जाएगी कि हेज फंड एक्चुअली में है क्या। तो ऊपर लिखिए जी, ऊपर लिखिए फ्लो चार्ट फॉर हेज फंड। पहला बॉक्स आपने ये बनाना है सर, मीनिंग ऑफ हेज फंड। फिर दूसरा बॉक्स आपने ये बनाना है 3 क्वेश्चंस। फिर थर्ड बॉक्स आपने बनाना है 3 आंसर्स, और मैंने उसके ऊपर लिख भी दिया LOS A, LOS B, LOS C। बेटे इस तरह से किसी ने नहीं बताया इस दुनिया में।
एक अलग ढंग है जो मैं फ्लो चार्ट बनाता हूं सभी चैप्टर्स में कि आपको इंट्रो लेक्चर में एटलीस्ट आइडिया हो जाएगी क्या कहना चाह रहा हूं। तो आप लिखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेज फंड। पहले बॉक्स में आप लिख रहे हैं हेज फंड का मीनिंग क्या है। अब मैं कहूं जी नूडल्स क्या है, मैं कहूं छोले भटूरे क्या है, इट मीन मैं कहूंगा अगर उसके ये फीचर्स हैं तो हम ये कहेंगे ये छोले भटूरे हैं, ये मसाला डोसा है, ये अमेरिकन चॉप्सी है, ये नूडल्स हैं। तो मैंने ऊपर लिखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेज फंड उस बॉक्स के ऊपर, और नीचे लिख दिया अ फंड विच हैज दीज फीचर्स। एक ऐसा फंड, एक ऐसे पैसे जिनके अंदर इस तरह के फीचर्स हैं, इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या क्या? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए क्या लिखा है, मोर एक्सपोजर। देखेंगे व्हाट आई मीन बाय मोर एक्सपोजर। लॉक इन पीरियड लेंदी है, ठीक है जी। मोर एक्सपोजर, लेस रेगुलेशंस, स्ट्रैटेजीज, लिवरेज्ड, आरओई। और भी बड़ा सारे, अब टेबल में बॉक्स में जगह नहीं थी तो मैंने 5-6 लिख के छोड़ दिया। मोर एक्सपोजर, लेस रेगुलेशंस, स्ट्रैटेजीज रणनीति, लिवरेज्ड, आरओई। मुझे नहीं पता अभी समझ आया नहीं आया, मैंने समझाया नहीं है। आप आ जाइए उसके बाद नीचे, इफ यू कैन आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, अगर आप ये मेरे 3 क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हेज फंड एंड यू कैन डायरेक्टली क्लियर इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट इन सीएफए यूएसए लेवल 1। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हेज फंड्स। हेज फंड की अलग अलग स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, कैटेगरीज क्या होती है। 4 होती हैं, कई जगह 3 है, कई जगह 4 है, हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर द डिफरेंट इन्वेस्टमेंट फॉर्म्स। अगर आपको हेज फंड में इन्वेस्ट करना है तो कौन से तरीके हैं जब हम हेज फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली हेज फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आई कैन गो फॉर फंड बाय फंड और आई कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट, वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एलओएससी, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रिस्क एंड रिटर्न ऑफ हेज फंड। हेज फंड के रिस्क और रिटर्न के क्या क्या सोर्सेज हैं। बेटे 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों को आंसर देने के लिए मैंने 3 आंसर्स लिखे और 3 ब्रांचेस प्रिपेयर कर दी। क्वेश्चन नंबर 1 था व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड और व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ हेज फंड। सो आई विल से देयर आर 4 स्ट्रैटेजीज एंड समवेयर दे हैव रिटन 3 स्ट्रैटेजीज, बट हम कई बार मैं 3 बोलूंगा, कई बार 4 बोलूंगा। आप टेंशन मत लेना, ए टू जेड सब कुछ कवर करने वाला हूं। इक्विटी रिलेटेड, इवेंट ड्रिवन, रिलेटेड वैल्यू, अपॉर्चुनिस्टिक और मैक्रो, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। पहले 4 का दोबारा नाम लिखिए। मुझे पता अभी आपने लिखा है, फिर लिख रहे हैं। बेटे लिखने से दोस्ती होती है, जान पहचान बढ़ती है, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। इक्विटी है, इवेंट ड्रिवन है, रिलेटिव वैल्यू है, अपॉर्चुनिस्टिक है। क्वेश्चन नंबर 2 था व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन हेज फंड्स। आई विल से आंसर नंबर 2 एलओएसबी। रटा हुआ बेटे, that is directly I can invest or I can invest in indirectly, that is through fund of fund. And question number 3 is what are the sources of risk and return। क्या रिस्क और क्या रिटर्न है अगर आप हेज फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने रिस्क रिटर्न एलओएससी की बात की, आंसर नंबर सी की बात की, रिटर्न की बात करेंगे, मार्केट बीटा की बात करेंगे, अल्फा की बात करेंगे, रिलेटिव बीटा की बात करेंगे, स्ट्रैटेजी बीटा की बात करेंगे, रिस्क की बात करेंगे, सर्वाइवल बायस की बात करेंगे, बैकफिल बायस की बात करेंगे, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन इन सब के पीछे एक ऑब्जेक्टिव है बेटे, मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है। आई वांट टू मैक्सिमाइज द वेल्थ, आई वांट टू मैक्सिमाइज द वैल्यू। मैं ये करना चाहता हूं। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हेज फंड। आई थिंक आप समझ रहे हैं, ठीक है जी। तो दोस्तों इन सभी बातों के साथ मैं भूपेश आनंद एक गाना दिखाना चाह रहा हूं, बड़ा छोटा सा। आइए देखें, उस गाने को देखते हैं। और ये गाना है क्या, एक बार चुका हूं यार। मैं कह रहा हूं ये मूवी है, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और इसमें कुछ बातें हैं, आप देखिए ध्यान से। अरे यार तो हो गई गलती, कोई जेल नहीं भेज देगा यार तुझे, इतना आसान। अगर मैं सुन बेटे जिंदगी में बुल्स हमेशा आती रहेंगी, आपको भागना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है सीएफए यूएसए लेवल 1। बुल आएंगी, सांड आएंगे। सब कुछ इजी थोड़ी है लाइफ में, लेकिन आपको मिल सकता है अगर आप थोड़ी सी एफर्ट्स करें, थोड़ी सी ईमानदारी से, इंटीग्रिटी से हार्ड वर्क करें, स्मार्ट वर्क के साथ, तो काम हो जाएगा।
सुनना क्या कह रहा है। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो। नजर में CFA USA लेवल 1 की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। बेटे आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। एग्जामिनेशन फीस बढ़ चुकी है, बार बार डॉलर्स में फिरंगियों को पैसे नहीं देने, जल्दी से क्लियर करके आगे आ जाओ लेवल 2 में। मिलते हैं हम लेक्चर 1 में। आज इस इंट्रो लेक्चर में मैंने आपको जस्ट एक हेज फंड का एक ओवरव्यू देने की कोशिश की। अभी कुछ नहीं बताया था, मान लीजिए मैंने अभी ए फॉर एप्पल भी नहीं बताया। ए फॉर एप्पल भी मैं अभी धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा, लेक्चर 1 से स्टार्ट करने वाला हूं। तो मिलते हैं बेटे लेक्चर 1 में।